हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसके हम 8 टॉपिक्स को पूरा कवर कर चुके हैं, जिसके पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। वहां से जाकर आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी संबंध में हम इसका 9 टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वर्तमान प्रेक्षी में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और अभी हाल ही में मिस्र में हमारी COP27 आयोजित की गई थी और उसी के बारे में देखेंगे। देखिए पूरा कि इसमें क्या क्या बातें की गई, क्लाइमेट चेंज क्या है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर इसका क्या प्रभाव है, इसके अलावा इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। इससे पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा रेगुलर क्विज में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, तो प्लीज आप इसको वहां पर जाकर अटेम्प्ट जरूर कीजिए, वो आपके रिवीजन में काफी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक 9 है, जलवायु परिवर्तन और COP27 सम्मेलन। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें जलवायु किसी राष्ट्र विशेष के रहन सहन, खान पान, कृषि, अर्थव्यवस्था आदि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में लगभग 60% लोग अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर हैं और ये कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में भारत सहित संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, यथा जैसे तापमान में बढ़ोतरी, वर्षा में कमी, हवाओं की दिशा में परिवर्तन आदि प्रभाव अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सी लेवल राइज, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी सी लेवल राइज के बारे में। इसके अलावा जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। जो थर्ड पोल है हमारा, ठीक है, थर्ड पोल किसको बोला जाता है, जो आपका सुलेमान रेंज, हिंदकुश वाला रीजन है जहां पर पामीर की पहाड़ियां भी हैं, उसको हम पूरा थर्ड पोल मानते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र के बाद वहां पर सबसे ज्यादा बर्फ का हमें एक भंडार देखने के लिए मिलता है और धीरे धीरे वो भी काफी तेजी से पिघल रहा है और जिसका प्रभाव हमें भारत के ऊपर सीधे सीधे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भारत की बहुत सारी नदियां जो है वो ग्लेशियर से ही निकलती हैं। ठीक है, तो यही सारे इम्पैक्ट हमें देखने के लिए अब लगातार मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर जलवायु परिवर्तन कहते किसे हैं। किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम। ठीक है, देखिए वेदर, दो टर्म आपने सुने होंगे, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। ठीक है, तो देखिए वेदर जो होता है, वेदर होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, अल्पकालीन। आप देखेंगे आज मौसम कैसा है आपका, दिन में मौसम बदल गया, शाम को बदल गया, हवाएं चल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट टर्म मतलब बहुत छोटे समय के लिए जब परिवर्तन होते हैं तो उसको हम मौसम में परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन अगर हम दीर्घकालीन किसी एक स्थान विशेष की हम दीर्घकालीन परिस्थितियों की बात करें, जिसमें हमारा तापमान आता है, प्रेशर आता है, उसमें आपका रेनफॉल आता है, अगर किसी क्षेत्र में लॉन्ग टर्म में या दीर्घकालीन में हम इस चीज को देखें कि वहां पर प्रेसिपिटेशन या बारिश के में कैसा परिवर्तन हुआ, तापमान में कैसा परिवर्तन हुआ, तो हम उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं, यथा वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता, तापमान आदि। जलवायु सामान्यतः स्थिर रहती है, परंतु वर्तमान में स्थानिक एवं वैश्विक जलवायु में मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु में दिखने वाले ये परिवर्तन लंबे समय का परिणाम है, यानी ये 1 या 2 दिन में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जलवायु जो परिवर्तन होता है वो दीर्घकालीन होता है। इसलिए काफी समय से जो एक्टिविटीज चली आ रही हैं उनके कारण ये परिवर्तन हमें अब देखने के लिए मिल रहा है, जिसके न केवल क्षेत्रीय यानी रीजनल एवं वैश्विक या ग्लोबल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। स्पेशली जो हमारे अफ्रीकन नेशंस हैं या अफ्रीकी देश हैं, क्योंकि उनके पास देखिए वो लो इनकम कंट्रीज होती है, LIG इनको बोला जाता है, LIC सॉरी, लो इनकम कंट्रीज। उसमें क्या होता है, वहां पर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इसको रेजिस्टेंस करने में या इसका रुकाव करने में, रोकने में काफी असफल रहते हैं, तो उस पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और भारत पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए हमें मिल रहा है। क्या है जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य, आखिर क्या ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं हाल ही में जिसने ये बताया कि अब कहीं ना कहीं हमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के अनुसार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान विगत 500 वर्षों की तुलना में काफी अधिक था। हिमांक मंडल लगातार सिकुड़ रहा है और पिछले दशक में अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की दर आपकी 3 गुना हो गई है, जो कि हमें पूरी साइंटिफिक स्टडी से पता लगता है।
विगत शताब्दी में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 8 इंच की वृद्धि देखी गई है। अभी हाल ही में अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, एक सी लेवल राइज पर रिपोर्ट भी आई है। महासागरों का अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस इसको बोला जाता है इंग्लिश में, भी इसकी पुष्टि करता है। वस्तुतः महासागरों की ऊपरी परत द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में प्रतिवर्ष लगभग 2 बिलियन टन की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, भारत का तापमान वर्ष 1900 से वर्तमान तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो कि काफी बड़ी संख्या है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इसको हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की बात की है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारणों का बेहतर विश्लेषण करने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है प्राकृतिक गतिविधियां या नेचुरल एक्टिविटीज, दूसरा होता है मानव जनित एक्टिविटीज या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृतिक गतिविधियों की बात करते हैं। पहला है, देखिए इसमें महाद्वीपीय संवहन। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर जो आपके कॉन्टिनेंटल करंट्स होते हैं उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से आपके थोड़े से तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि देखिए ज्वालामुखी साल भर तो फूटता नहीं है, इसलिए ये केवल एक स्पेसिफिक एरिया पर प्रभाव डालते हैं। ये 2 कारण जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी और अधिक सर्दी, और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी अर्थात कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण भी जलवायु हमारी प्रभावित होती है। इसके बाद आते हैं ओशियन करंट्स या समुद्री धाराएं। जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में 2 गुना सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है, यानी अवशोषक कहा जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। समुद्री बहाव में बदलाव आने से कहीं ना कहीं जलवायु प्रभावित होती है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है और जब उसकी वजह से जो समुद्र में अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो समुद्री धाराएं हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, और इसी वजह से कुछ क्षेत्रों की जलवायु में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये 2 कारण काफी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का झुकाव और आपका समुद्री धाराएं। अब देखते हैं मानवीय गतिविधियां। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। देखिए क्या हो रहा है, लगातार हमें पता है जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इसकी वजह से हमें उन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है। और देखिए जगह जो है वो किसी भी देश की लिमिटेड होती है, ऐसा तो है नहीं भारत का क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में आपको उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से हमारे जो जंगल है उनका कटाव हो रहा है। आपने सुना होगा एक टर्म यूज होता है अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड। आपको पता है कि लगातार दिल्ली में वगैरह में आप देखेंगे पूरे आपको वन देखने के लिए मिलते ही नहीं है, वहां पर सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि उस क्षेत्र का तापमान सराउंडिंग क्षेत्र से ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जंगल तो है नहीं जो उसको अवशोषित कर पाए या हीट को या आपके जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर पाए, इसीलिए अर्बन अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो शहरीकरण कहीं ना कहीं जो किसी क्षेत्र का तापमान है उसको बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा औद्योगिकरण, ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले, फैक्ट्री से निकलने वाले आपके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की वजह से डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा देखिए वनोन्मूलन, जो कि शहरीकरण से ही संबंधित है सीधे सीधे। ठीक है, लकड़ी का अवैध व्यापार हो, ठीक है, या जो आवासीय बस्तियां हैं उसको बसाने के लिए जंगलों का उन्मूलन हो, तो कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर है या रासायनिक कीटनाशक है या पेस्टिसाइड्स है या फर्टिलाइजर का उपयोग, ये भी कहीं ना कहीं आपके ग्लोबल क्लाइमेट में चेंज का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए सरकार का काफी फोकस आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुना होगा एक टर्म ZBNF, यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर भी सरकार का काफी ज्यादा फोकस था। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। 2 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा इसके प्रभाव देखने के लिए हमें मिल रहा है। पहला है कृषि पर, जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में लगभग 60% से ज्यादा लोग इस क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं, और एक तरह से पूरी ही कंट्री इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए खाना तो सबको चाहिए। ठीक है, अन्न उत्पादक तो सभी देश में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। कृषि को जलवायु परिवर्तन ने व्यापक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ध्यातव्य है कि भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है, जिस पर मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून और
अधिक अनिश्चित हुआ है, जिसके साथ ही वर्षा के असामान्य वितरण से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी स्थितियां आपकी दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो ये काफी समस्या वाली बात है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बाढ़, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, उत्तर पश्चिम में सूखा, मध्य व उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि भी देखी जा रही है। मृदा की नमी में कमी यानी सॉइल के जो मॉइस्चर है उसमें कमी आ रही है। कीटों एवं रोगों के संक्रमण की तीव्रता में वृद्धि भी कहीं ना कहीं हो रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से गेहूं, चावल, सोयाबीन जैसी अधिकांश खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन एवं अन्य आवश्यक तत्वों की कमी भी आपकी देखी गई है रिसर्च के आधार पर। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म लहरों यानी हीट वेव्स की तीव्रता ने न केवल पशुओं में रोगों की प्रति संवेदीता बढ़ाई है, बल्कि प्रजनन क्षमता व दुग्ध उत्पादन में भी आपकी कमी इसमें देखी गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए लगभग बहुत बुरी तरह ये कृषि को प्रभावित कर रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत को वर्ष 2015 तक लगभग 125 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान हुआ है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक भारतीय ग्रीष्म मानसून की तीव्रता में 10% तक की वृद्धि हो सकती है। जो देख लीजिए आप मानसून वगैरह में जो हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं 10% की उसमें वृद्धि देखी जाएगी, जो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि हमारी पूरी कृषि जो है ज्यादातर इरिगेशन, हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है। ज्यादातर कृषि हमारे यहाँ वर्षा आधारित ही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सीधे इस मानसून में परिवर्तन के कारण प्रभावित होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर गेहूं के उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन की कमी होती है। तो लगभग अगर देख लीजिए आप 2 डिग्री सेल्सियस, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट बात करती है आईपीसीसी की, अगर आप देख लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 5 मिलियन टन की कमी होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को या फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करेगी। अत्यधिक गर्मी के कारण सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में होने वाली गेहूं की उपज में 51% तक की कमी आ सकती है। तो ये भी देख लीजिए आप, काफी बड़ा एक कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण परागकणी कीटों यथा तितलियों, मधुमक्खियों आदि की संख्या में कमी से कृषि उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं या परागणकारी का काम करते हैं, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अब देखते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि मध्यम आय वाले उभरते बाजारों को आर्थिक विकास को एक वर्ष में 0.9% तक घटा सकता है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मध्यम निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, लो मिडिल इनकम कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं। एक अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 से 20% तक इसके परिमाण को कम करने में व्यय हो सकता है। ठीक है, यानी आप जब परिवर्तन आपके आएंगे तो आपको उसके ऊपर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो जो कहीं ना कहीं आपका जो जीडीपी है उसका 5 से 20% तक आपको जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे लड़ने के लिए खर्च करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब करेगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन 15 वर्षों में 45 मिलियन भारतीयों को अधिक निर्धन बना सकता है, यानी आपको गरीबी की तरफ धकेल सकता है, जिस तरह से आपके कोरोना वायरस के दौरान हुआ था, जिससे आर्थिक प्रगति आपकी बाधित हो सकती है। समुद्र का बढ़ता तापमान कोरल रीफ के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। देखिए, इस कोरल रीफ आपको पता है टूरिज्म एक्टिविटीज वगैरह के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म एक्टिविटीज होती है, जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए राजस्व का एक स्रोत भी होता है। अगर देखिए तापमान बढ़ेगा समुद्र का तो कोरल रीफ पर खतरा होगा, और जिससे कहीं ना कहीं सरकार को इसको रोकने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और वहां पर कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए हो सकता है टूरिस्ट या टूरिज्म की एक्टिविटीज बंद कर दी जाए। तो वो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व को भी गिराएगा और उसकी आर्थिक स्थिति में भी इससे परिवर्तन होगा। गौरतलब है कि कोरल रीफ वस्तु एवं सेवाओं के रूप में अनुमानतः लगभग $375 बिलियन प्रति वर्ष उत्पादन करता है। देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या है कोरल रीफ्स के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन आय असमानता में वृद्धि करेगा, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी में, साथ ही इससे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन में वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर क्या किया जा रहा है, वैश्विक प्रयास क्या किए जा रहे हैं, और इंडिया ने इसमें क्या कोशिशें की हैं, उसकी बात भी हम नीचे करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ
अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। आपने सुना होगा आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट, इस तरीके से इसकी रिपोर्ट्स आती हैं जो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं किसी भी देश के, चाहे वो भारत हो या कोई भी और देश हो, उसको एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि अगर आपने ये चीजें नहीं की तो तापमान इतना बढ़ सकता है और इस क्षेत्र में आपको इतना नुकसान हो सकता है। तो इसके आधार पर जो किसी भी सरकार है वो नीति या पॉलिसी आपका फॉर्मुलेशन करती है। आईपीसीसी आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकास करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगला है यूएनएफसीसीसी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस आपके हैं क्योंकि यूपीएससी में भी इससे प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। यूएनएफसीसीसी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। पर वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। आपने सुना होगा जिसको हम रियो अर्थ समिट बोलते हैं, जो कि 1992 में आयोजित की गई थी। वहीं पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और भूमि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पर सभी तीनों रियो सम्मेलन के कॉप की यानी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मेजबानी भारत ने की है। यूएनएफसीसीसी वर्ष 1994 में लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है, याद रखिएगा, और 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी भी मूल संधि है। ये आपके सिलेबस में भी है कार्बन क्रेडिट के नाम से। ठीक है, तो इसकी बात मैं अलग से पूरे टॉपिक में करूंगा। यूएनएफसीसीसी सचिवालय यानी यूएन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन का काम सौंपा गया है। इसका कहां पर स्थित है? ये बॉन जर्मनी में ये स्थित है। अगला देखते हैं, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेरिस समझौता जो कि कॉप 21 के नाम से जाना जाता है। इसको 2015 में साइन किया गया था। पेरिस समझौता जिसे कॉप 21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाया गया था। इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूर्व में किया गया समझौता था। 1997 में बेसिकली साइन किया गया था और बाद में उसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों में से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के प्रयास में वैश्विक आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, जबकि वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने के साधनों को अपनाना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में इसको मान्यता प्राप्त की गई है। तो ये देखिए आप जरूर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के प्रयास। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। कल शाम को ही मैंने इसका एक सिंपल एक पेज में आपको डायग्राम बनाकर डाला था, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना में टोटल आपके 8 मिशन शामिल है। इसको प्लीज आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि इस कार्य योजना में कौन सा मिशन शामिल नहीं है। तो पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो टोटल 8 मिशन इसमें है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। इसके अलावा बहुत फेमस एक संगठन है हमारा इस समय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, यानी ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत भारत और फ्रांस में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, कब की थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। आईएसए के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना है। इसके अलावा
पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, या एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित कौशल विकास कार्यक्रम, जैविक कृषि को बढ़ावा देना आदि योजनाओं के संचालन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, यानी जलवायु परिवर्तन पर हमारा राष्ट्रीय कार्य योजना है, उसके 8 मिशन को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है कॉप 2027 या कॉप 27 जो सम्मेलन अभी आयोजित किया गया है, कहां पर, मिस्र के शर्म अल शेख में। ठीक है, ये 27वीं बैठक थी कॉप की, UNFCCC की, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो जो 27 है बेसिकली, COP का मतलब होता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जो कि UNFCCC की पार्टीज हैं, और 27वां मतलब ये इसकी 27वीं बैठक थी। एक बार थोड़ी सी टाइमलाइन इसकी देख लेते हैं। ठीक है, जो पिछली हमारी बैठक हुई है कॉप 26, वो हुई थी आपकी ग्लासगो, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, राजधानी है बल्कि। 27 हमारी कहां पर हुई, आपका इजिप्ट में, मिस्र में, शर्म अल शेख में, और 28वीं जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है UAE में, ठीक है, बेसिकली दुबई में, एक्सपो सिटी है दुबई में, वहां पर इसकी बैठक अगली होगी 28वीं। तो यार 3 आप जरूर याद रखिएगा, कॉप 26, कॉप 27 और कॉप 28, ये 3 आप जरूर याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का कॉप 27 सम्मेलन 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। एक नोट के रूप में मैंने डाला है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। संयुक्त अरब अमीरात में वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन कॉप 28 की मेजबानी होगी। ठीक है, तो कहां पर होगी अगली, संयुक्त अरब अमीरात में। अतः कॉप 27 में भागीदार रहे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने पर सहमति बनी। ठीक है, आपके सिलेबस का पूरा पार्ट है ये, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 27 ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज फंड, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट इस बार न्यूज में रहा है, तो लॉस एंड डैमेज फंड अगर आपसे पूछे सीधे सीधे किससे संबंधित है, तो वो आपका कॉप 27 से संबंधित है या UNFCCC से संबंधित है, के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कॉप 27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। शमन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक शमन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ध्यातव्य है कि कार्यक्रम कॉप 27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे या ग्लोबल आपके मीटिंग्स होंगे, जिसमें आप आपस में बात करेंगे कि कैसे हम इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 27 में प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉकटेक, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट देखिए फिर से, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता की। अगले साल कॉप 28 में स्टॉकटेक के समापन से पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अगला, शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की आपकी रूपरेखा तैयार करना है। इसमें जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्यवाही यानी अवेयर के नाम से एक कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरा देखिए सिलेबस में है और जलवायु परिवर्तन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और लगातार परीक्षाओं में आता है। तो इस तरीके के देखिए जो भी इनिशिएटिव है, जैसे अवेयर है, ग्लोबल स्टॉकटेक है और लॉस एंड डैमेज फंड है, तो इनको आप जरूर याद कीजिएगा। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल यानी अफ्रीकी कार्बन मार्केट इनिशिएटिव शुरू किया गया है। एक पॉइंट देखिए आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह की पहल देखिए लगातार पूछी जाती रहती है। वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, जिसके तहत पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी तकनीकों को एक साथ लेकर आता है, जो अक्षय ऊर्जा को सतत विकास और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में
स्थापित कर सके। ठीक है, ये भी पॉइंट इसका काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, हमें एक्चुअल में पूरा क्या करना चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए। पहला, धारणीय विकास की विधियों एवं तकनीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने की भी आवश्यकता है। जैसे भारत ने देखा होगा आपने, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने लॉन्च किया था। तो इस तरीके की इनिशिएटिव भारत को स्वदेशी तकनीक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें पृथ्वी एवं उसके संसाधनों के संरक्षण को व्यवहार में लाकर जीवन शैली का हिस्सा बनाने की जरूरत है। प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, इसके बदले हमें प्रकृति की देखभाल व संरक्षण को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो इस तरीके की एक हमें माइंडसेट अपना रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इसका जो मेन जेनेसिस है वो प्रदूषण है, पॉल्यूशन वगैरह, वो आपका टॉपिक पूरा एक अलग है। तो पॉल्यूशन की बात भी हम अलग से पूरे टॉपिक में करेंगे, जिसमें हम आपको ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट COP27 है। देखिए COP27 के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे काफी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी UNFCCC, IPCC, सोलर अलायंस वगैरह के बारे में मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया है, तो आप इसको PDF से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इसका PDF अभी थोड़ी देर में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।